नमस्कार, मैं पूजा। आप देख रहे हैं खबर आसनसोल की खास पेशकश गेस्ट ऑफ द डे। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहन दत्ता एंड डॉक्टर अनिल अधिकारी। आज बात आईवीएफ की करेंगे, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक ऐसी टेक्निक जिसने संतान की उम्मीद खो चुकी दंपति को दोबारा मुस्कुराना सिखाया, जिसने उनकी सूनी गोद को भर दिया है खुशियों से। बच्चे की गूंजती किलकारों ने उनके जीवन को खुशहाल बनाया। तो क्या है आईवीएफ की पेचीदा कहानी, कब ले इस टेक्निक का सहारा, कितना आसान है इस टेक्निक को अपनाना, बात करेंगे इस बारे में। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है डॉक्टर मोहन दत्ता एंड डॉक्टर अनिल अधिकारी। आप दोनों का स्वागत करती हूँ मैं। हमारे समाज की एक बड़ी प्रॉब्लम है बांझपन। बहुत से लोग इसे सहते रहते हैं। कुछ गलत फहमियों की वजह से लोग आधुनिक तरीकों को अपनाने से डरते हैं। तो कब ले डॉक्टर का सहारा, कब लगे दंपति को डॉक्टर के पास उन्हें जाना चाहिए? मैम प्लीज़ आप बताएंगे कब लगे एक दंपति को डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि उनको बच्चा नहीं हो रहा है तो उनको जाना चाहिए डॉक्टर के पास कि उनको दवाई या कुछ ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? देखो, अक्सर जो बाय डेफिनेशन वाइज अगर हम जाएंगे तो बोलते हैं कि शादी के बाद एक साल रहना है। हाँ। उसके बाद भी अगर बेबी नहीं हो रहा है, कंसेप्शन नहीं हो रहा है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सारे कुछ जो है जो कि डिटेल्स में नहीं बताया जाता है। एक है कि एक साथ आप हो, लेकिन शादी हो गया, एक साल हो गया, लेकिन देखा जाए कि पति शायद बाहर काम करते हैं जी, वो सब चीज़ भी ध्यान में रखना पड़ता है। फिर आपको जैसे कि शादी हुआ है लेकिन औरत को पहले से ही पता है कि उसको कुछ सिस्ट का प्रॉब्लम था या पीसीओडी का प्रॉब्लम था या पीरियड उसको सही से नहीं आता है, उसको शादी के पहले से ही ये प्रॉब्लम था, एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है। इन दैट केस भी जब वो लोग बेबी के लिए ट्राई करना शुरू करेगा तब एक साल तक इंतज़ार नहीं करना है। 6-7 महीना के अंदर ही अगर नहीं हो रहा है तो उसको डॉक्टर को एक बार जाके दिखा देना। थर्ड है कि मानो कि 33 या 34 ईयर्स एज हो गया है, फिर क्या हो, फिर वो एक साल वेट करेगी? ऐसे नहीं, क्योंकि उसमें क्या ओवेरियन रिजर्व काफ़ी कम हो जाता है। उसमें भी उसको 6-7 महीना के बाद ही, अगर 6-7 महीना ठीक से ट्राई कर रही है उसके बाद ही उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि एक प्रिलिमिनरी चेकअप कर लेना बहुत ज़रूरी है। देखना चाहिए कि ओवेरियन रिजर्व ठीक है कि नहीं, जो मेन चीज़ है वो चीज़ एक्सक्लूड कर लेना चाहिए। अगर बहुत कुछ दिक्कत नहीं है फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं आप इतना टेंशन मत लीजिए, 6 महीना ही हुआ है और 6 महीना देख लो। ठीक। ज़्यादातर माना जाता है कि आईवीएफ जो होता है वो बांझपन का तरीके से मनाया जाता है, लेकिन आईवीएफ आखिर होता क्या और कब मतलब इस सहारा का लिया जाए दंपति को कि हाँ ये आईवीएफ उनको लेना चाहिए? आईवीएफ होता क्या? क्योंकि ये सब लेके दंपति के अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, उनको गलतफहमियाँ होता है। तो कैसे पता चले कि आईवीएफ करवाना चाहिए, ये प्रोसीड्योर कैसा है, कैसे पता चले उनको? बेसिकली क्या है कि कोई भी जो निसंतान दंपति है जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, शादी के बहुत साल हो गए फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो उनको सबसे पहले एक असेसमेंट का ज़रूरत होता है ना, जिसमें हम लोग एडवांस इनफर्टिलिटी टेस्ट करते हैं, जिसमें पता चलता है कि उसका कारण क्या है, किस वजह से उसको बच्चा नहीं हो रहा है। तो एज ए डॉक्टर हमें भी पता होना चाहिए कि वजह क्या है, हम किस चीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे। एज ए पेशेंट उसको भी पता होना चाहिए कि उसका समस्या क्या है, किस चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रहा है। हमारे पास बहुत सारे मरीज जो आते हैं उनको यही पता नहीं है कि उनका इलाज क्या चल रहा है ना, और उनके पास ट्रीटमेंट का जो इन्वेस्टिगेशन है इतने इतने मोटे फाइल लेकर आते हैं, है ना, बट उनको पता ही नहीं कि उनका ट्रीटमेंट क्या हो रहा है। तो अंधेरे में ट्रीटमेंट करने से तो रिजल्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले एक असेसमेंट होना चाहिए जिसमें हम लोग पुरुष और स्त्री दोनों का ही चेकअप करते हैं। उसमें हम लोग जो देखते हैं कि पुरुष में क्या कमी कमजोरी है, स्त्री में क्या कमी कमजोरी है, उस रिपोर्ट के आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ इनको दवा से प्रेगनेंसी आ जाएगा, दवा इतने से इतने दिन खाने से इनका समस्या बहुत माइनर है, हो जाएगा। यदि हमें जांच में कभी पता चला कि उस महिला का दोनों ट्यूब, एक औरत के शरीर में एक गर्भाशय है, उसके साइड से 2 ट्यूब निकलती हैं, यदि वो ट्यूब बंद है तो फिर उनका नेचुरल कंसेप्शन नहीं होगा। यदि देखा गया कि 2 ट्यूब के साइड में जो एक अंडाशय का घर है उसमें अंडे का कमी है, दोनों अंडा मिला के एक मिनिमम संख्या का जो रिक्वायरमेंट है उस संख्या से कम है, तो उनका नेचुरल कंसेप्शन नहीं होगा। वैसे ही पुरुष में शुक्राणु का जांच होता है, वो जांच यदि 1 ml स्पर्म में 10 मिलियन से कम है
तो फिर उनका नेचुरल कंसेप्शन में नहीं होगा। तो इस आधार से हम लोग पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं कि किनको दवा से होगा, किनको आईवीएफ के लिए इमीडिएटली डिसाइड कर लेना है ना। तो इस तरीके से पेशेंट को कैटेगराइजेशन करके ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो कैसे डिसाइड करें कि कहाँ से आईवीएफ करवाना चाहिए, कि सेंटर कैसे चूज करें, कि प्रोसीड्योर कैसा है, कि खर्चा कितना आता है, ये सब चुनाव का कैसे करें कोई दंपति उनको अगर करवा रहा हो तो? देखो, सबसे पहले पता करना है कि जो आईवीएफ जहाँ पे वो कराना जा रहे हैं उधर रिजल्ट कैसे आ रहा है। जी। रिजल्ट उसको तो पता नहीं होगा, जी। अंदर का रिजल्ट क्या है ये एक पेशेंट को कैसे पता चलेगा। तो उसको क्या क्या चीज़ पता हो सकता है। नंबर 1 है कि उसको सबसे पहले पता करना चाहिए भाई हम जो आईवीएफ सेंटर में गए हैं उसका लैब में एचयू है कि नहीं, वो लैब जो है एचयू है कि नहीं, उसमें हिपा फिल्टर का सिस्टम है कि नहीं, दूसरा है कि उसमें मॉड्यूलर ओटी है कि नहीं। हम नॉर्मल पेंट किया हुआ दीवार का जो ओटी है उसमें हम आईवीएफ चल रहा है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे पार्टिकल एमिशन होता है, VOC एमिशन होता है। जो नॉर्मल पेंट है उससे VOC एमिशन होता है। तो मॉड्यूलर ओटी का जो दीवार है दैट इज एंटीबैक्टीरियल, दैट वो VOC एमिट नहीं करता है। तो ये सब चीज़ में क्या होता है कि जो एम्ब्रायो है सेम लैब में सेम पेशेंट, मानो सेम पेशेंट जहाँ पे मॉड्यूलर ओटी है उधर 10 अंडा दे रही है, पिकअप करने के बाद हम उसका 10 oocytes मिला मुझे, और वही एक मॉड्यूलर ओटी में उसका जितना बढ़िया ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, एम्ब्रायो क्वालिटी बनेगा, एक नॉर्मल ओटी में वो कुछ भी नहीं बनेगा उस हिसाब से। क्योंकि उसका लैब का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, उसमें पार्टिकल्स रहेगा। एक गर्भाशय में एक माँ के जो यूट्रस है उसमें तो पार्टिकल नहीं रहता है, उसमें पेंट का केमिकल्स नहीं रहता है। दैट इज़ टोटली नेचुरली, एक नेचुरल जगह है, बिल्कुल वही एनवायरनमेंट मुझे मॉड्यूलर ओटी में देना है। तो इसीलिए मॉड्यूलर ओटी एचयू सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, बहुत सारे जगह पे इक्सी मशीन नहीं रहता है। अब कौन सा पेशेंट को इक्सी चाहिए किसको नहीं चाहिए, अगर आप थ्योरेटिकली जाओगे तो बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी हम लोग देते हैं जो ओवम पिकअप करने के बाद अचानक से उस साइड का जोना बहुत मोटा है, हमें देख के ही लग रहा है कि अरे इसका जोना इतना मोटा है कि इसका नॉर्मल तरीका से स्पाम तो अंदर जाने में थोड़ा दिक्कत होगा। अगर 10 एग हमें मिला है तो हो सके 5 में ही जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। या किसी का स्पाम अचानक से हस्बैंड का स्पाम पता चला कि थोड़ा सा कमज़ोर है, ठीक है, पहले से भी पता रहता है, लेकिन ये सब केस में इक्सी मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। स्पाम कमज़ोर है, मोटा जोना है, जैसे PCOD का केस है, ये सब केस में, या फ्रीजिंग साइकिल में आप जा रहे हो, ये सब में। इसीलिए इक्सी जो एक नया टेक्निक है, इसमें एक एग के अंदर स्पाम को डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है। नेचुरल तरीका से छोड़ा नहीं जाता है कि नहीं एग और स्पाम एक साथ कर दो, वो अपने आप स्पाम एग के अंदर चला जाएगा, वो नेचुरली छोड़ा नहीं जाता है। जब इतना पैसा खर्चा करके आप आईवीएफ करा ही रहे हो तो वो चीज़ इक्सी से ही करो। अच्छा, वो सेफ लेकिन ये चीज़ पेशेंट सेफ होता है, उसमें हमको पता है कि नहीं हम तो फर्टिलाइज कर ही दिए हैं, हम उसको और नसीब के ऊपर नहीं छोड़ रहे, ठीक है। तो ये सब चीज़ ज़रूरी है। तो और नेक्स्ट चीज़ है कि जैसे ब्लास्टोसिस्ट, बहुत सारी जगह पे Day 3 एम्ब्रायो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो 3 नंबर बच्चा जब 3 नंबर दिन में पहुंचा, जो एम्ब्रायो हम बनाए एग और स्पाम को मिला के, वो 3 दिन के बाद ही ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि 3 दिन वाला एम्ब्रायो 4 दिन या 5 दिन में जाके ग्रोथ अरेस्ट हो गया। क्यों वो 5 दिन तक नहीं ले गया? क्योंकि उसके पास वो सुविधा नहीं है। तो ये सब चीज़ आईवीएफ कराने के पहले पता होना ज़रूरी है कि मेरा जो लैब है वो एचयू है कि नहीं, उसमें मॉड्यूलर ओटी है कि नहीं, इक्सी मशीन का सुविधा है कि नहीं, हम ब्लास्टोसिस्ट का कल्चर मेरा बच्चा जो है उसको Day 5 तक बढ़ाया जाएगा कि नहीं, और दूसरा है कि फ्रीजिंग हो सकता है कि नहीं, ठीक है। ये सब टेक्निक्स है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, जैसे आपको मैडम ने अभी बताया ये सारी चीज़ें, मैं थोड़ा उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि क्या है कि जो मैडम बार बार बोल रहे हैं कि मॉड्यूलर ओटी होना चाहिए, एएचयू सिस्टम होना चाहिए, ये सारी चीज़ का ज़रूरत क्यों है? इस चीज़ का इसीलिए ज़रूरत है कि हम जिस भी ओटी में अंडा को निकाल रहे हैं उसको एक जैसे शरीर में जिस टेम्परेचर में वो अंडा था सेम टेम्परेचर उसको ओटी में भी मिला, तो कहीं भी उस अंडे को कोई शॉक नहीं लगेगा।
है ना, उस साइड को कोई शॉक नहीं लगेगा। इसीलिए एक मॉड्यूलर ओटी का ज़रूरत होता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है सेम टेम्परेचर उस ओटी में मेंटेन होता है ना। एचयू सिस्टम का काम है कि जो बाहर से जो एयर एंट्री हमारे इधर हो रहा है पूरा फिल्टर होके एंट्री होगा, अंदर का जो ख़राब एयर है उसको फिल्टर करके बाहर ले जाएगा। तो कोई भी इन्वायरमेंटल माने कमी कमजोरी है वो चीज़ माइनस करता है। तो एक फ्रेश एयर हमारे रूम में पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन रहता है, जिससे उस साइड स्पर्म को कोई ट्रॉमा नहीं होगा। क्योंकि स्पर्म भी शुक्राणु भी है, एक बॉडी का टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में रहता है सेम टेम्परेचर हम लोग उसको वहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो उसको भी कोई ट्रॉमा नहीं होता है। तो उसमें क्वालिटी हमारा मेंटेन रहता है। तो इसीलिए कोई भी आईवीएफ सेंटर में ये बहुत ज़रूरी है कि उसका मॉड्यूलर ओटी होना चाहिए, प्लस उसका जो टेक्नोलॉजी है, इक्सी का टेक्नोलॉजी है वो कितना मेंटेन्ड है, कहाँ से आया है, कंपनी भी बहुत मैटर करता है। तो ये सब होने के बाद तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे मैंने एक बात ये भी है कि पेशेंट का आईवीएफ होने के बाद बेबी ट्रांसफ़र होने के बाद पेशेंट का कुछ कंसर्न रहता है कि भाई रात में हमें कोई दिक्कत होगा या कोई इमरजेंसी है तो हम कैसे कांटेक्ट करेंगे। तो कोई भी आईवीएफ सेंटर में पोस्ट ट्रांसफ़र जो इमरजेंसी सर्विस है अवेलेबल है कि नहीं, इसका भी ध्यान होना चाहिए। क्योंकि अचानक से कोई पेशेंट को रात को ब्लीडिंग हुआ तो किन के पास जाएंगे, किन को कांटेक्ट करेंगे। तो ये सर्विस यदि कोई आईवीएफ डॉक्टर ही प्रोवाइड करता है या उसका सेंटर प्रोवाइड करता है तो पेशेंट के लिए बहुत ही आसानी हो जाता है, उसका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, उसको एक भरोसा जगता है कि नहीं चलो भाई इसने किया है देखा है तो मेरा और कोई टेंशन का बात नहीं है। इस आधार पे वो लोग काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो भी एक सक्सेस में काफ़ी मददगार साबित होता है। आप देख रहे थे खबर आसनसोल की खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मोहा दत्ता एंड डॉक्टर अनिल अधिकारी। फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर ऐसे ही कुछ खास गेस्ट के साथ और ऐसे ही कुछ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर। बैंक, रेलवे, यूपीएससी और डब्ल्यूबीसीएस की कोचिंग करना चाहते हैं तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहाँ आप 2 फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ध्यान रहे हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुके हैं और न्यू बैचेस 5 अगस्त से शुरू होने वाले हैं, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्य सेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, जीटी रोड वेस्ट, आसनसोल 713304। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे एसी रूम्स, वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 8207297827। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर।
বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি, মোর ইয়াম্মি অ্যান্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি। আরসালানের বিরিয়ানি আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, बस्तीम बाजार, आसनसोल। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।